जंगल में कई दिनों से तेज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जितना टाइम गुजर रहा था, बारिश उतनी ही तेज बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते जंगल में बाढ़ के हालात बन गए और उसी बाढ़ के पानी में अब जानवरों की लाशें बहकर जाने लगी। रात तो जैसे तैसे गुजर गई और सुबह होते होते पाशा शेर के जंगल की नदी में जानवरों की लाशों का एक ढेर जमा हो गया। सभी जानवर ये सब देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने सारे जानवरों की लाशें आखिर कहां से उनके जंगल में आ गई। अब सभी जानवरों ने उन लाशों को देखकर एक एक करके बाहर निकाला और उन्हें देखने लगे कि आखिर कोई जिंदा भी है या फिर सभी जानवर मर चुके हैं। ये सब देखता हुआ पाशा शेर भी वहां पहुंच गया और तभी जानवरों ने देखा कि एक शेर का छोटा बच्चा अभी जिंदा है और वह सांसें ले रहा है। महाराज, महाराज देखिए, ये छोटा बच्चा जिंदा है। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से अब कोई भी बचा होगा। कोई भी जानवर पानी के अंदर 1 घंटा भी जिंदा नहीं बच पाता है और ये तो ना जाने कहां से बहकर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी जिंदा बचा होगा। नहीं महाराज, इस बच्चे को तो मैंने भी सांसें भरते हुए देखा है। मुझे लगता है ये अभी जिंदा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसे जल्दी से लेकर चलो और इसका इलाज कराओ। अब कुछ जानवर और खुद पाशा शेर उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं और वहां उसका इलाज कराते हैं। पाशा अभी तक सोच में था कि आखिर इतने सारे जानवर आए कहां से, क्योंकि पाशा उस बाढ़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और अब उस छोटे बच्चे को होश आ जाता है और पाशा शेर जब उस नन्हे बच्चे की मासूमियत को देखता है तो वह बोलता है, ये बच्चा आज से मेरे पास रहेगा। मेरी कोई संतान भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा वारिस बने। ये सब कहकर पाशा शेर उस छोटे बच्चे को लेकर अपने महल में वापस आता है। उसके इतने खूबसूरत और महलनुमा घर को देखकर वह छोटा बच्चा बहुत हैरान हो जाता है। उसने अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में कभी ऐसा घर नहीं देखा था और वह वहीं पर रुक जाता है। पाशा शेर जब उस बच्चे को हैरान देखता है तो वह रुक कर बोलता है, चलो बेटा, तुम यहाँ क्यों रुक गए? आगे चलो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाता हूँ। ये आपका घर है अंकल? इतना बड़ा घर भी होता है? मैंने तो आज तक इतना बड़ा घर नहीं देखा। फिर आपके पास ये इतना बड़ा घर कैसे आया? तुम किन बातों में उलझ गए बेटा? अभी तुम छोटे हो। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तुम मेरे साथ चलो। पाशा शेर की यह बात सुनकर वह छोटा बच्चा आगे बढ़ता है। शेरनी जब दूर से उस बच्चे को देखती है तो हैरान हो जाती है। जब पाशा शेर उसके पास आता है तो वह उसे उस बच्चे की सच्चाई बताता है। रेखा शेरनी यह सुनकर अचानक से एकदम से गुस्से में आ जाती है। ये तुम किस मनहूस को उठा कर ले आए? आखिर तुमने अब उम्मीद छोड़ ही दी कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, इसीलिए तुमने इसे लाकर मेरे साथ बांध दिया। रेखा शेरनी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये बेचारा आखिर कहाँ जाता? इसका तो कोई भी आसरा नहीं था, इसीलिए मैं इसे अपना समझ कर ले आया। मुझे तो ये बहुत मासूम लग रहा था। देखने में तो हर कोई मासूम लगता है। जब ये बड़ा होगा और तुम्हारी छाती पर पैर रखकर खड़ा होगा, तब तुम्हें पता चलेगा अपनी औलाद जैसा कोई नहीं हो सकता है। तुम चुप करोगी शेरनी? चलो जाओ तुम यहाँ से। बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। रेखा ये सब सुनकर गुस्से में वहां से भाग जाती है और पाशा शेर उस बच्चे को बहुत लाड प्यार से खाना खिलाता है। सालों बीत जाते हैं और अब वह छोटा बच्चा कुछ कुछ समझदार होने लगता है। पाशा शेर उसे प्यार से छोटू कहकर बुलाता है। दिन बीतने के साथ रेखा शेरनी भी एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है और पाशा शेर के घर का वारिस अब जन्म ले लेता है। छोटू शेर को अपना बचपन कुछ भी याद नहीं था।
वह अपने आप को पाशा की संतान समझता था और उसके बेटे को अपना भाई। छोटू शेर को जब पता चलता है कि उनके यहाँ एक और भाई का जन्म हुआ है, तो वह भागती हुई वहां पहुंचता है। बाबा, बाबा, क्या ये बात सच है कि ये मेरा ही भाई है? हाँ बेटा, बिल्कुल, ये तुम्हारा भाई है। अब ये भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। हाँ बाबा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा एक भाई आ गया। अब हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा, और वो कांचा भी नहीं। हाँ हाँ, तुम तो हो ही गंदा खून, ना जाने किस नाली के कीड़े। मेरे बेटे को भी ऐसा ही बनाओगे। ये मेरा बेटा है और तुम ना जाने किसके, इसीलिए इससे दूर रहना, समझे तुम? माँ, आप मुझसे क्यों इतनी नफरत कर रही हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ, या फिर रुद्राक्ष ही आपका बेटा है? पाशा शेर ने आज तक भी छोटू को सच नहीं बताया था। वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही उसकी देखभाल किया करता था, और आज शेरनी गुस्से में आकर सारा सच बोल देती है। नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम तो ना जाने किसका गंदा खून हो। अब इस घर का वारिस आ गया है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करती। चले जाओ यहाँ से। रेखा, तुम अपना मुंह बंद करो। और ये हमारा बेटा नहीं तो किसका बेटा है? छोटू बेटा, ये तो ऐसे ही बोलती है। तुम्हें पता है ना अपनी माँ के दिमाग का। तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओगे, है ना? नहीं पिताजी, आज माँ का लहजा कुछ और ही बयान कर रहा है। उनके लहजे में मैंने कभी ऐसी कड़वाहट महसूस नहीं की जो मैंने आज की है। मुझे लगता है मैं आपकी संतान हूं ही नहीं। छोटू शेर ये सब बोलकर वहां से दौड़ती हुई जंगल में भाग जाता है, और पाशा शेर उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन छोटू भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है। अरे, ये तो शेरनी का बेटा है। ये तो वीर सिंह है। ये यहाँ कैसे? ये तो बाढ़ में बह गया था ना। फिर ये यहाँ कैसे आ गया? गाय छोटू शेर के पीछे दौड़ती है। वीर सिंह, रुक जाओ। वीर सिंह, रुक जाओ बेटा। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वीर बेटा, रुक जाओ। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, रुक जाओ बेटा। छोटू शेर जब अपने पीछे ये आवाजें सुनता है, तो वह पीछे मुड़कर देखता है, और गाय तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचती है। वीर बेटा, तुम इतने दिन से कहाँ थे? तुम्हारी माँ ने कितनी बार आत्महत्या करने की कोशिश की। तुम मेरे साथ चलो बेटा, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। कौन माँ? मेरी माँ ने तो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया। मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं अकेला हूँ इस दुनिया में। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। वो हर रोज तुम्हारे आने की राह तकती है। बेटा वीर, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाती हूँ। मेरा नाम छोटू है। गाय माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो किसी और का बेटा हूँ। तुम छोटू हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे इस हूबहू शरीर से किसी की आत्मा को शांति मिल जाए तो कितना अच्छा होगा बेटा। तुम्हारी माँ मरने के करीब है और जीने के दूर। उसे सिर्फ तुम्हें देखने की आस है। तुम मेरे साथ चलो बेटा। गाय की ये बात सुनकर शेरा उस शेरनी से मिलने का फैसला कर लेता है, और वह उस गाय के साथ उसके जंगल जाता है। जैसे ही छोटू उस जंगल में पैर रखता है, उसके सामने बहुत से धुंधले ख्वाब आ जाते हैं, और उसे वह जंगल अपना अपना सा लगने लगता है। शेरा जंगल की हर चीज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, और इतना रास्ता कैसे कट गया उसे पता ही नहीं चलता है। और गाय उसे लेकर एक बूढ़ी शेरनी के पास आती है। शेरनी को देखकर छोटू को उसका धुंधला चेहरा और अपना बचपन कुछ कुछ याद आने लगता है। वह बूढ़ी शेरनी भी जब शेरा को देखती है तो बोलती है, कितने दिन लगा दिए बेटा तुमने। मैंने कितनी राह तक की तुम्हारी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें वीर बेटा। तुमने मुझे पहचाना। मैं तुम्हारी माँ, वो बदनसीब माँ जिसने अपने बेटे को
जीते जी मरता हुआ देखा है। अब शेरनी उसे सब सच बताती है। शेरनी की बातें सुनकर छोटू शेर को रेखा शेरनी की बातें याद आती है और वह सोचता है, तभी वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती, क्योंकि मैं तो उनका बेटा हूँ। लेकिन पासा बाबा, वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं। नहीं शेरनी माँ, आप जो भी हैं, मुझे वापस जाना है। मेरे बाबा परेशान होंगे। तुम अब नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें एक बार खो दिया। अब मैं तुम्हें अपने से दूर करके अब शायद जिंदा न रह पाऊं। जितनी मेरी जिंदगी बची है, तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। मेरे बच्चे, तुम अब नहीं जा सकते। उस शेरनी की बात सुनकर छोटू वहीं ठहर जाता है और वहीं उसी जंगल में रहने लगता है। सालों बीत जाते हैं और छोटू अब अपनी माँ के पास ही रहने लगता है। लेकिन वह पाशा को आज तक भी नहीं भूल पाया था। उसका प्यार और उसका विश्वास उसे हमेशा उसके जंगल खींच ले जाता था और वह पाशा की हर एक चीज की खबर रखता था। एक दिन छोटू शेर ऐसे ही जंगल में टहलता हुआ पाशा के जंगल पहुंच जाता है और वहां जाकर वह देखता है कि पाशा बहुत बीमार है। छोटू शेर से यह सब देखकर रुका नहीं जाता है और वह उसकी ये हालत देखकर जल्दी से पाशा के पास जाता है। रेखा शेरनी छोटू शेर को देखकर गुस्से में लाल पीली हो जाती है। अच्छा, तो आ गई जायदाद बांटने। तुमने क्या सोचा है? पाशा बीमार है और वो मर जाएगा तो मैं तुम्हें हिस्सा बांटने दूंगी। इस भरम में भी मत रहना छोटू, यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। माँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप मुझे पाशा बाबा को दे दें। मैं इनकी खिदमत करना चाहता हूँ। इनके मुझ पर बहुत से एहसान है। रेखा शेरनी यह सब सुनकर बोलती है, हाँ हाँ ले जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इसे यहाँ रखने का। ये सब सुनकर पाशा को बहुत दुख होता है, लेकिन छोटू शेर उसे एक मिनट भी वहां नहीं छोड़ता है और वह उसे अपनी माँ के पास अपने जंगल आता है। पाशा को देखकर शेरनी छोटू से पूछती है, वीरू बेटा, ये कौन है और तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आ गए? अब शेरा अपनी माँ को पाशा का सच बताता है। अच्छा, तो ये हमारे मसीहा है। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम इन्हें यहाँ लेकर आए। ये तुम्हारा फर्ज है बेटा। अब शेरा पाशा का बहुत ख्याल रखता है और दिन बीतने के साथ पाशा की तबीयत में भी सुधार होने लगता है और वह बीते दिनों के साथ सेहतमंद हो जाता है। अब पाशा अपने जंगल वापस आ जाता है और वहां जाकर वह छोटू शेर को जंगल सौंपने का ऐलान कर देता है। ये सुनकर जंगल के जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। और तुमने अपने बेटे को छोड़कर उस लावारिस को जंगल सौंप दिया, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम शायद भूल रही हो, वो अनाथ मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था, वरना तुम दोनों माँ बेटे तो मुझे एक जिंदा लाश बना चुके थे। ये सब सुनता हुआ छोटू शेर भी वहां आ जाता है और अब छोटू ये सुनकर बोलता है, अब पिताजी, मुझे ये दुनिया की मोहमाया नहीं चाहिए। मेरे पास अगर आप और मेरी माँ है तो सब कुछ है। आप ये सब इन्हें ही लेने दें और मेरे साथ चले। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखा तुमने, ये होती है तरबियत और अच्छे अखलाक। पाशा शेर ये सब बोलकर शेरा के साथ उसके जंगल आ जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद रेखा का बेटा रेखा शेरनी को भी ऐसे ही घर से बाहर निकाल देता है, जैसे उसने पाशा को जलील करके उस घर से निकाला था। और अब रेखा को एहसास होता है कि करने का फल तो जरूर मिलता है, आज ना मिले तो कल तो जरूर मिलेगा। और रेखा शेरनी ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाती है और पाशा और छोटू शेर खुशी से अपनी जिंदगी बिताने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।
अंधेरी रात का समय था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। इसी बीच एक शेर का छोटा बच्चा वहां से घबराते हुए गुजरता है और अपनी माँ को आवाजें लगाने लगता है। माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ, आप कहाँ हैं माँ? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अरे, ये छोटा बच्चा इतनी अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रहा है? क्या मैं इससे चलकर पूछूं? इस समय यहाँ अकेले घूमना ठीक नहीं है, और ये तो फिर भी एक छोटा नन्हा बच्चा है। बब्बर शेर ऐसे सोचकर उस छोटे बच्चे के पास जाता है और उससे जाकर बोलता है। अरे बेटा, तुम इतनी अंधेरी रात में इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये इलाका ठीक नहीं है, और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। शेर अंकल, उन जालिमों ने, शेर अंकल मुझे बचा लो, वरना वो मुझे मार देंगे। वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे मार देगा। बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? चलो तुम अभी मेरे साथ, चलो जल्दी से यहाँ से। बब्बर शेर उस छोटे बच्चे को उस अंधेरी रात से निकालकर अपने घर लेकर आता है और उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा इतना घबराया हुआ था कि वो पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजार देता है और उसे कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। सुबह होती है और बब्बर शेर फिर से उससे पूछता है। बेटा, तुम इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे? और तुम्हारा परिवार, वो कहाँ है? मेरी माँ, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं कहाँ जाऊँ? अब तो इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। माँ, आप क्यों चली गई? बेटा, तुम घबराओ नहीं और मुझे बताओ, तुम्हारी माँ को किसने मारा है? शेर अंकल, वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे भी मार देगा। कृपा करके मुझे बचा लीजिए। वो अब तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अब तुम मेरे पास हो, बब्बर शेर के, और बब्बर शेर के जंगल में कोई पंछी भी पर नहीं मार सकता है। हाँ बब्बर शेर, लेकिन वो विशाल बाघ तो बोल रहा था कि अब की बार उस बब्बर शेर को ही मारना है, और बोल रहा था कि अब वो आपके जंगल को आपसे हासिल करके रहेगा। क्या? कौन था वो? मुझे सब कुछ बताओ, और याद करो कि वो और क्या क्या बोल रहा था। शेर अंकल, वो सिर्फ एक है, लेकिन वो 10 के बराबर है। उसने कल जब मेरी माँ मुझे लेकर जंगल में गई तो उसने मेरी माँ को मार डाला, और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा था। अब मैं तुम्हारी बलि देकर सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। फिर मैं उस बब्बर शेर के जंगल में कब्जा करूंगा। उसका जंगल बहुत हरा भरा और जानवरों से भरा हुआ है। उसके बाद मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। शेर अंकल, वो कभी भी इस जंगल में आता होगा, मुझे और आपको ढूंढते हुए। आप मुझे बचा लीजिए। तुम घबराओ नहीं बेटा, आज से तुम बेफिक्र हो जाओ। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि आज से तुम मेरे साथ रहोगे। और बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रुद्राक्ष है। ये नाम मेरे पिताजी ने रखा था, जो कि एक जंग में शहीद हो गए थे। तो आज से मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूं, और तुम मुझे अंकल नहीं पिताजी बोलना, ठीक है? क्या सच में? हाँ, चलो अब तुम मेरे साथ। अब बब्बर शेर उसे लेकर जंगल पहुंचता है और जंगल में सभी जानवरों को जाकर उसके बारे में बताता है। आज से ये हमारे साथ हमारे जंगल में रहेगा, मेरा बेटा बनकर। सभी जंगल के जानवर बब्बर शेर का ये साहस देखकर बहुत खुश होते हैं। दिन बीतते हैं और अब रुद्राक्ष बड़ा होने लगता है, लेकिन वो अपने दिल से अपनी माँ के कातिल को नहीं निकाल पा रहा था, और वह अपनों को अकेले में बहुत याद किया करता था। रुद्राक्ष बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों इतने उखड़े उखड़े से लगते हो मुझे? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं पिताजी, आपने मुझे सब कुछ तो दिया है, फिर मुझे आखिर क्या चाहिए? तो फिर बताओ, ऐसी कौन सी फिक्र है जिससे तुम इतने परेशान हो?
पिताजी, मुझे हर रोज अपनी माँ का वही धुंधला चेहरा परेशान करता है जिस हाल में मैं उनको छोड़ आया था। काश मैं उस दिन माँ के पास रुक गया होता। भले ही वो मुझे मार देता, लेकिन मैं मरते वक्त उनके पास तो होता। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से आकर वो जालिम विशाल बाघ बब्बर शेर को धक्का मार देता है और बब्बर शेर नीचे पानी में जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और वह वही दम तोड़ देता है। रुद्राक्ष भी पीछे से पानी के अंदर कूद जाता है और मुश्किल से बब्बर शेर को उस नदी से बाहर निकाल कर लाता है और वह मायूस होकर बब्बर शेर को एक गाड़ी के अंदर डालकर जंगल में लेकर आता है। सभी जंगलवासी बब्बर शेर की खून से भरी लाश को देखकर सुन्न हो जाते हैं। अब रुद्राक्ष उन सभी को सारी बात बताता है। यह सुनकर सभी जानवर बहुत उदास होते हैं। इस रात रुद्राक्ष को एक पल के लिए भी सुकून नहीं आता है और वह पूरी रात बब्बर शेर के बारे में सोचता रहता है और अगली सुबह वह सुबह ही जंगल में जाता है और सभी जंगलवासियों को इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है, मैंने सभी अपनों को खो दिया और सभी का कातिल वो एक ही है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब उसका ये खेल बहुत हो चुका। मैं चुप नहीं बैठूंगा। रुद्राक्ष बेटा, लेकिन तुम तो बता रहे थे कि वो बहुत विशाल है, फिर तुम कैसे उसका मुकाबला करोगे? इस सब में आप सबको मेरा साथ देना होगा, तभी मैं उस बुरी शक्ति से लड़ सकता हूँ। अब रुद्राक्ष सभी जानवरों को अपने प्लान के बारे में समझाता है और अब सभी जानवर अपने काम पर लग जाते हैं। उधर एक गाय उस विशाल बाघ से टकरा जाती है और वह उससे बोलती है, बाघ महाराज, अब तो सिर्फ एक शिकार बचा है और फिर हमेशा के लिए सुंदरवन जंगल आपका हो जाएगा। मैंने सुना है आपको सुंदरवन जंगल से बहुत प्यार है। हाँ, बचा तो एक ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसे अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। नहीं महाराज, ये गलती मत करना। वो बहुत चालाक और ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकता है। गुलाम तो आपका पूरा जंगल होगा, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? वो कभी भी अपनों का बदला लेने के लिए आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसी बात है तो फिर ये तो मैं अभी करके आता हूँ। वो क्या है मेरे सामने, पिद्दी सा शेर? महाराज, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। वो चालाक आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है और पहाड़ी के पीछे कुछ जानवरों को अपने साथ लिए खड़ा है। अच्छा, उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे मारे और मुझे मारने की प्लानिंग करे। मैं अभी जाकर उससे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। विशाल बाघ ये सुनकर गुस्से में सुंदरवन जंगल की ओर दौड़ता है और जब वह पहाड़ी के पास से तेजी से गुजरता है तो जंगल के कुछ जानवर पहाड़ी के ऊपर से कुछ बड़े पत्थर उसके ऊपर फेंक देते हैं, जिनके नीचे दबकर वह विशाल शरीर वही मर जाता है और वही दम तोड़ देता है। ये सब देखकर सभी जंगलवासी बहुत खुश होते हैं और खुद रुद्राक्ष भी आज थोड़ा थोड़ा खुश होता है और बोलता है, माँ, पिताजी, आज मैंने आप सबके बदले एक ही बार में पूरे कर लिए। मुझे माफ कर देना। मैं आपके जीते हुए उन जालिमों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बेटा, तुमने इतनी जानवरों की जान को बचा लिया, अब इसका शुक्र करो और जो गुजर गया उसे भूल जाओ। गाय माँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरा साथ दिया, वरना मैं अकेला उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। अरे शुक्रिया किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। किस बात का शुक्रिया? ये सुनकर रुद्राक्ष बहुत खुश होता है और अपने पिताजी का राज सिंहासन संभालकर खुशी से जंगल में रहने लगता है। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।